well. So let's start. अच्छा, बेसिकली एस्टिमेशन का जो लफ्ज़ है उससे एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि व्हाट वी एक्सपेक्ट कि एक एस्टिमेट से क्या मायने लिए जाते हैं। इसमें बेसिकली होता है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर के या आप कह लें कि किसी ऐसा प्रोजेक्ट जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितने अरसे में, कितने लोगों के साथ, कितने कॉस्ट में ये जो है प्रोजेक्ट जो है हम डिलीवर कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको हम आप कह लें कि डिफरेंट, आप कह लें कि एस्पेक्ट्स को मेजर करने का नाम हम इसको एस्टिमेशन कह रहे होते हैं। तो जनरली जो लफ्ज़ एस्टिमेशन इस्तेमाल होता है वो इन जनरल मुख्तलिफ आप कह लें कि मुख्तलिफ पैरामीटर्स के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर टाइम के लिए टाइम एस्टिमेट करना, या नंबर ऑफ रिसोर्सेज को एस्टिमेट करना, या कॉस्ट को एस्टिमेट करना। इन सब चीज़ों को एस्टिमेट करने का नाम ये, दिस इज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन। बट जनरली होता ये है कि इंडस्ट्री में और इवन कुछ आप कह लें कि लिटरेचर में भी हमें ये मिलता है कि जब बात की जाती है एस्टिमेशन की तो उससे मुराद हम एफर्ट एस्टिमेशन लेते हैं, और जब बात की जाती है कॉस्ट एस्टिमेशन की तो उसको हम खाली कॉस्टिंग कह देते हैं। तो ऑल्दो के जो डिक्शनरी मीनिंग या लिटरल मीनिंग के हिसाब से तो ऐसा नहीं है, बट ये कि एज अ डिफेक्टो अंडरस्टैंडिंग it's like by estimation we mean effort estimation, and by costing we mean cost estimation. So ये interchangeably इस्तेमाल हो रही है terminologies. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एफर्ट एस्टिमेशन होती है उसके जो है मुख्तलिफ आप कह लें कि हमारे पास पैराएँ हैं जिनकी बुनियाद पर हम जांचते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर की क्या क्या आप कह लें नंबर ऑफ डेज हो सकते हैं, कितने उसमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हो सकते हैं, क्या क्या उसके नंबर्स हो सकते हैं एस्टिमेटेड। ये जो एस्टिमेटेड नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड नंबर ऑफ रिसोर्सेज जनरली इसको हम कहते हैं एस्टिमेशन। अच्छा, जनरली हमारे जहन में यही होता है कि एस्टिमेट खाली जो प्रोग्रामिंग की जो एफर्ट है वो एस्टिमेट का हिस्सा है। बट ये कि एक कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर एस्टिमेट दिया जाता है वो इट्स मोर देन दैट। उसके अंदर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट भी आ जाती है, और लाइसेंसिंग की कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, और ये कि स्केलेबिलिटी कॉस्ट भी होती है कि अगर आपने स्केल अप करना है तो क्या कॉस्ट होगी, जस्ट लाइक अगर हम क्लाउड के अंदर स्केल अप करते हैं। और मगर ये सब चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस फेस के ऊपर आप एस्टिमेशन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर अभी आज हमसे कोई कहे कि भाई हमने एक बाइकिया या करीम जैसी एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है, तो उस वक्त जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इवेल्युएट करेंगे कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट आएगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, कितने सर्वर्स लगेंगे, या क्लाउड पे जाएंगे तो क्या साइजिंग होगी हमारी। इन सब चीज़ों को हम उस पॉइंट इन टाइम पे एस्टिमेट करेंगे। बट ये कि अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या कोई प्रोजेक्ट अगर कंपनी विन कर चुकी है, तो उस वक्त जो है फिर हम यूजुअली इन सब चीज़ों को एस्टिमेट नहीं कर रहे होते कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट क्या है, लाइसेंसिंग कॉस्ट क्या है, या कितने नंबर ऑफ आप कह लें कि रिसोर्सेज पे लगेंगे। वी यूजुअली एस्टिमेट ओनली द एफर्ट के कितनी एफर्ट लगेगी इस टास्क को या इस फीचर को इम्प्लीमेंट करने में। तो ये जो लास्ट पॉइंट है कि डिपेंड्स ऑन द फेज और स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, इसमें डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट के स्कोप में क्या। बाद वक्त आपका स्कोप हार्डवेयर नहीं होता, खाली सॉफ्टवेयर होता है, और हार्डवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कस्टमर होता है वो या तो खुद ले रहा होता है या किसी थर्ड पार्टी को दे रहा होता है। तो ये एक आप कह लें कि एस्टिमेशन का एक थोड़ा सा जायजा था। हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। उस जो मोर ड्रिल डाउन करके हम कह सकते हैं कि हम एफर्ट एस्टिमेट की जब हम बात करते हैं तो एफर्ट एस्टिमेट के एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जिसको आप कह सकते हैं अमाउंट ऑफ एफर्ट जो रिक्वायर्ड है सॉफ्टवेयर को बनाने में, उसको मेंटेन करने में, जो कि ज़रूरत पड़ेगी उसको डिलीवर करने में। अच्छा, होता ये है कि प्रैक्टिकली जब हम एस्टिमेट करने जाते हैं तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं। अच्छा, वो अनसर्टेन भी होती हैं। बाज़ औक़ात तो चीज़ मालूम ही नहीं होती कि क्या करना है, या चीज़ मालूम तो होती है मगर कुछ उसके एस्पेक्ट्स पता नहीं होते।
और कुछ के बारे में अनसर्टेनिटी होती है कि भाई ये होगा या नहीं होगा, बट तो उसको इंक्लूड किया जाए अपने एस्टिमेट में या ना किया जाए, तो ये एक सवाल होता है। इसी तरह ये होता है कि कुछ इनपुट्स ऐसे होते हैं जो कि वैलिड नहीं होते, आप ये कह सकते हैं, या ओवर आप कह रहे ब्लोटेड होते हैं, यानी कि आप अगर उसको एट अ लेवल ऑफ 5 चाहिए तो वो स्टेटेड एट अ लेवल ऑफ 10 होते हैं, यानी कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा बयान की गई होती है। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर के अंदर रिक्वायरमेंट है कोलेबोरेशन की, छोटी मोटी कोलेबोरेशन लाइक फाइल शेयरिंग या चैट की, मगर हो सकता है कि कस्टमर उसको उस कोलेबोरेशन को इस तरीके से बताया जिसमें आप को ये लगे कि, या ये वो बयान करे कि उसको तो कोलेबोरेशन के एफर्ट में रिमोट डेस्कटॉप शेयरिंग भी चाहिए और कॉन्फ्रेंस कॉलिंग भी चाहिए। तो इस तरीके से जो इनपुट होता है रिक्वायरमेंट का वो नॉइजी इनपुट कहलाता है। तो उस सूरत में भी आपके जो एस्टिमेट होता है, एस्टिमेशन होती है, वो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये एक टिपिकल आप कह लें कि प्रोजेक्ट के अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनकम्प्लीट या अनसर्टिन या नॉइजी इनपुट, ये जनरली उस पॉइंट इन टाइम पे होता है जबकि प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ होता या प्रोजेक्ट इस वक्त बिडिंग फेज में होता है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जिसको अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, फॉर एग्जांपल ईआरपी बनवाना है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है, मगर ये कि उस वक्त उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी तरीके से पता भी नहीं होती और उसके अंदर अनसर्टेनिटी और नॉइजी इनपुट भी होता है। तो उस पॉइंट इन टाइम के ऊपर हमें जो एस्टिमेट करना होता है तो उस वक्त हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर जिस तरह अगर डेवलपर या आप कह लें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अगर कोई रिसोर्स है या प्रोजेक्ट मैनेजर हिमसेल्फ है, अगर उसके पास कोई ऑलरेडी वन प्रोजेक्ट आता है, यानी कंपनी ने अगर कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक्वायर किया हुआ है, तो उसके ऊपर वो यूजुअली जो एस्टिमेट दे रहा होता है वो रिक्वायरमेंट्स की बेसिस की दे रहा होता है, या रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने के बाद वो एस्टिमेट दे रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा एक फ़र्क है कि हम एस्टिमेट जो है किस पॉइंट इन टाइम पे कर रहे हैं। अच्छा, ये जो एस्टिमेट्स होते हैं वो इट वर्क एज ए इनपुट फॉर प्रोजेक्ट प्लान्स, और जो बजटिंग का जो इनपुट होता है वो भी एस्टिमेट्स ही की बुनियाद पे होता है। जितनी बजटिंग होती है प्रोजेक्ट की वो भी उसी बुनियाद पे होती है, और बाकी भी जितनी प्राइसिंग प्रोसेस होते हैं कि आपने दूसरे वेंडर्स को कितना चार्ज करना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे रिसोर्सेज को हायर करना है तो किस रेट पे करना है, कितने अरसे के लिए करना है, ये सब इन सब चीज़ों की बुनियाद एस्टिमेट होता है। तभी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जो वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क में आपका सॉफ्टवेयर एफर्ट एस्टिमेशन आती है, क्योंकि इफ़ इट इज़ रॉन्ग तो बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर जो है आप कह लें एरर्स जो है आप कह लें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो बिडिंग में आपने अगर अंडर बिड कर दिया, आपने कॉस्ट कम दे दी, तो होगा आपको नुकसान बेयर करना पड़ रहा होगा कंपनी को। सिमिलरली अगर आपने बहुत ज़्यादा अगर कॉस्ट दे दी तो आप प्रोजेक्ट लूज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा एक डिफिकल्ट ट्रेड ऑफ है जो कि सॉफ्टवेयर एस्टिमेटर्स को या एक्सपर्ट्स को मेंटेन करना होता है। अच्छा, ओके, एस्टिमेशन की अप्रोचेस जो हैं इस 3 मेजर अप्रोचेस हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं, मगर दीज आर द मेजर 3 अप्रोचेस विच वी यूज़। इसके अंदर ये है कि अगर हम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एस्टिमेशन के लिए अप्रोच इस्तेमाल हो रही होती है वो गेस्टिमेट हो रही होती है, यानी ज़्यादातर लोग गेस कर रहे होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ गेस जो है वो अपने एस्टिमेट्स बता रहे होते हैं, तो जो कि सही तरीका नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके अंदर एरर्स और गेस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और बंदा जो भी एक्सपर्ट है उसकी एक्सपर्टीज पर भी डिपेंड करता है कि उसका गेस कितना एक्यूरेट है, ये कितना इन्फॉर्म्ड गेस है, यानी उसका उस गेस के पीछे कितनी इंफॉर्मेशन या उसका नॉलेज बेस है। तो बेसिकली जो है हमारे पास एस्टिमेशन की जो 3 मेजर अप्रोचेज है, इसमें है एक्सपर्ट एस्टिमेशन के जिसके ऊपर जो है आप कह लें कि जो एक्सपर्ट होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया ये वो जज करता है और फिर कोई एस्टिमेट देता है। अच्छा, ये गेस्टिमेट और एक्सपर्ट एस्टिमेट में फ़र्क है। गेस्टिमेट ये होता है कि इट्स काइंड ऑफ अ हंच कि हाँ यार मेरा ख्याल है कि ये इतना अरसा लग जाना चाहिए इस चीज़ को, जबकि एक्सपर्ट एस्टिमेशन में ये होता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन सम ऑफ द मैट्रिक्स। वो इंसान जो एक्सपर्ट होता है वो एस्टिमेट करता है क्योंकि इसके अंदर इतने मॉड्यूल्स हैं, इसके अंदर इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है,
और इसके अंदर आप कह लें कि डिफरेंट वेंडर से कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा है, तो ये लैग भी आएगा। तो इन बेसिस के ऊपर जो एस्टिमेशन की जा रही होती है, वो एक्सपर्ट जो होता है वो एस्टिमेट करता है, तो वो एक्सपर्ट एस्टिमेशन कहलाती है। उसके अंदर वो जज करता है कि कितने मॉड्यूल्स हो सकते हैं, उनको ब्रेकअप करता है। तो इस तरीके से वो अपने बिगर प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम्स में किसी ना किसी तरीके से आप कह लें कि डिवाइड कर कर एक अपने एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा होता है। अच्छा, सेकंड जो अप्रोच है वो फॉर्मल एस्टिमेशन की अप्रोच है, जिसके अंदर यूजुअली हमारे पास ये होते हैं कि कुछ फॉर्मुलेटेड मॉडल्स होते हैं, लाइक कोकोमो हो गया हमारे पास, या यूज केस पॉइंट्स हो गए। इस किस्म के हमारे पास मॉडल्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं सॉफ्टवेयर के। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ फाइल इनपुट्स, या प्रीवियसली जब तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी, एक इनपुट ये होता था कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड जो होती थी, ये भी एक एस्टिमेट होता था के बेसिस होता था, जिसके बेसिस पर एस्टिमेशन निकाली जाती थी। अच्छा, जो थर्ड अप्रोच है वो है कम्बिनेशन बेस्ड एस्टिमेशन। इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट टू टाइप्स हैं, कि एक्सपर्ट का जो की जजमेंट को और जो फॉर्मल एस्टिमेशन का जो आउटपुट है, या उसके बेसिस पे हम एक कोई एक अपना जो है आप कह लें कि मॉडल बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम वेटेज दे देते हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन को हम वेटेज दे देते हैं 2, और जो है फॉर्मुलेटेड जो एस्टिमेट आया हमारे पास उसको हम वेट दे देते हैं 1। सो इट मीन्स के इस तरीके वेटेजेस की बुनियाद पर हम जो है इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब मेरा जितना एक्सपीरियंस है 17-18 साल में, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपर्ट एस्टिमेशन हो रही होती है, और बहुत कम ऐसा होता है कि हम फॉर्मल एस्टिमेशन मॉडल्स पर जाते हैं। बट देयर आर कंपनीज जो who have pragmatic approach, and they do some formal estimation as well. And I had the experience of working on formulated estimation models. मैंने in fact I had a chance to work with use case points model, और उसके साथ जो है आप कह लेंगे, बट इस किस्म के जो मॉडल्स होते हैं वो यूजुअली उन कंपनीज में ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं, जो कंपनीज आप कह लें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, या इस तरह की जो प्रोजेक्ट की प्रोसेस को या साइकिल को बहुत ज़्यादा आप कह लें कि उसको एक फॉर्मूला के तहत या एक प्री डिफाइंड तरीक़ेकार के तहत चलाते हैं। इट्स नॉट ऑन रैंडम बेसिस या एडहॉक बेसिस। जहाँ एडहॉकिज्म नहीं होता, थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है इन प्रोसेसेस, तो वहाँ पर जो है आप कह लें इस किस्म की चीज़ मिलने का इम्कान है, ऑल्दो वेरी रेयर। So, under these three categories, expert estimation, formal estimation, and combination-based estimation, uh, these are the four common approaches that are prevailing in the industry. In broader perspective, I'm not just talking about our industry. ये आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की भी मैं बात कर रहा हूँ। आप कह लें कि आउट ऑफ पाकिस्तान या यूरोप या यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज में जो एस्टिमेशन के जो मॉडल्स कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनमें दे बेसिकली 95% ऑफ द अप्रोचेस फॉल्स विद इन दीज फोर अप्रोचेस, जिसके अंदर पहला तो ये है कि हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बेस्ड एस्टिमेशन करते हैं, जिसके अंदर हम एक बड़े टास्क को या प्रोजेक्ट को सब टास्क में या मॉड्यूल्स में या फेजेस में डिवाइड करते हैं, और उन टास्क को फिर सब डिवाइड करते हुए एक हायरार्की डिफाइन करते हैं, और उसके बेसिस पर हम स्मॉलर वर्क को डिफाइन करते हैं। कि मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि हमें एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिला है जिसमें एक घर को तामीर करना है, तो हम उसमें उस प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन कर सकते हैं दो मेजर वर्क ब्रेक दो मेजर स्ट्रक्चर्स में। लाइक हम कह सकते हैं कि जो पहला स्ट्रक्चर बनेगा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, ये पहला फेज होगा, और फिनिशिंग जो है दूसरा फेज होगा। सिमिलरली जो स्ट्रक्चरल आप कह लें जो फेज है, उसके अंदर हम और भी डिफाइन कर सकते हैं कि पहले हम फाउंडेशन डालेंगे, उसके लिए कितनी टाइम और एफर्ट आएगी। नंबर 2 हम कहेंगे भाई जो कॉलम्स जो है इरेक्ट करना है, उसमें कितना टाइम और एफर्ट और कॉस्ट आएगी, और इसी तरह इसको डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास स्मॉलर टास्क आते जाएंगे। तो ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की अप्रोच होती है, और जो एक्सपर्ट एस्टिमेशन के पीछे यूजुअली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ही होता है। हम इसको आगे भी देखेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं।
फिर पैरामेट्रिक मॉडल होते हैं जिसके अंदर हमारे पास कोकोमो था, अब तो कोकोमो इतना यूटिलाइज नहीं होता, कोकोमो 2 है, बट नेवरदलेस इट हैज़ बीन यूज्ड इन लेगेसी फॉर लेगेसी प्रोजेक्ट्स। अच्छा, नंबर 3 पे है कि हमारे पास साइज बेस्ड एस्टिमेशन मॉडल्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो प्रिवेलिंग मॉडल है उसमें फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस है, यूज केस पॉइंट एनालिसिस है, स्टोरी पॉइंट्स बेस्ड एस्टिमेशन है। अच्छा, इसमें जो सब में एक चीज़ कॉमन ये है इन तमाम मॉडल्स के अंदर कि इसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको इनपुट दे के आप कह लें फॉर्मूले के थ्रू हमारे पास आउटपुट आ जाता है कि हाँ भाई इस फंक्शनैलिटी के अंदर इतना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि एक फंक्शनैलिटी हमने डेवलप करनी है फाइल अपलोड की, तो फंक्शनल पॉइंट या यूज केस पॉइंट उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ हमें पैरामीटर्स पूछेगा कि उसमें नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हो सकते हैं, कि वो फाइल जो है आप कह लें कि फाइल सिस्टम से पिक कर रहे हैं या वो फाइल जो है आप किसी ऑनलाइन रिसोर्स से या आप कह लें कि वेब के लिंक से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस किस्म के डिफरेंट इनपुट्स, उसके आउटपुट्स क्या हो सकते हैं, क्या वो फाइल अपलोड होकर डेटाबेस के अंदर एज एक्सेल की अगर फाइल अपलोड हो रही है तो वो क्या डेटाबेस के अंदर भी आपके लिए उसके रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे, अगर उस फाइल में एरर्स होंगे तो एरर हैंडलिंग कैसी होगी। तो इस किस्म के जो इनपुट्स होंगे उन इनपुट्स के बेसिस पे एक फॉर्मूले के थ्रू जो है इवेल्युएट हो जाएगा कि इस फंक्शनैलिटी का कितना आप कह लें कि एफर्ट लगेगी। और आफ्टर दैट उन फंक्शनैलिटीज का जो सम है, उनका जो एस्टिमेट का जो सम होगा वो टोटल आपका जो एस्टिमेट होगा उसको सम अप होके बता देगा कि टोटल इतना एस्टिमेट हमारा आएगा। अच्छा, जो एक और जो एक अप्रोच जो इस्तेमाल हो रही है जो कि दैट प्रोवाइड्स बेटर एस्टिमेट्स व्हिच आर नियर टू एक्यूरेसी, बट कीप इन माइंड कि हम जब एस्टिमेट की बात करते हैं तो इट्स एन एस्टिमेट। यूजुअली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एस्टिमेट जो हैं वो दे शुड be just equal to actual, which is practically impossible. So estimates should be considered as estimates, they are not actuals. So जो जजमेंटल कॉम्बिनेशन के अंदर होता है ये है कि जो हमारे पास फॉर्मूला बेस जो हमारे पास मॉडल्स हैं लाइक फंक्शनल पॉइंट्स हैं, यूज केस पॉइंट्स, इसके बेसिस के ऊपर हम एस्टिमेट ले लेते हैं। और जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर हम एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं और उन दोनों को कंबाइन करके या उन दोनों का एवरेज करके या वेटेड एवरेज की बुनियाद पर हम एक एस्टिमेट जो है उससे निकाल कंक्लूड करते हैं और उसको हम अपना बेसिस बनाते हैं प्रोजेक्ट की डिलीवरी के लिए। कोई क्वेश्चन? Okay, we'll move forward. Okay, work breakdown structure, आप कह लें कि this is the most, I think there's a question. अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि which one is close to real cost? Okay, देखिए रियल के नज़दीक जो है वो बहुत डिपेंड करता है कि एस्टिमेट कर कौन रहा है और उस कंपनी के पास पिछला हिस्टोरिकल डाटा कितना है एस्टिमेशन की बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं जो है सबसे ज़्यादा जो एस्टिमेट करने का जो तरीक़ाकार मैंने इस्तेमाल किया है वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का है। अच्छा, तकरीबन यही तरीक़ाकार सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, वन ऑफ द कंपनीज जिसमें मैं काम कर रहा था तो हम लोग प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करते थे। तो मेरा WBS का जो एस्टिमेट आता था, व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू मल्टीप्लाई इट बाय 1.2, यानी कि 20% उसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा रखता था कि मेरी एस्टिमेशन के अंदर कोई ना कोई चीज़ लैग कर गई होगी, तो मैं 20% उसको इन्फ्लेट करता था। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एफर्ट एस्टिमेट आता था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 100 मैन डेज में होगा, तो मैं उसको बाय 20% इन्फ्लेट करता था, लाइक 120 मैन डेज में होगा। तो ये मेरा तरीक़ाकार था एंड इट डेवलप्ड ओवर द टाइम। तो इट वाज समथिंग बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैं आई फेल्ट के इट इज़ नियर टू एक्यूरेसी व्हेन आई वर्क।
अच्छा, इसके बरक्स मेरा एक और पीयर था, और वो भी इसी तरीके कार के तहत करता था कि वो डब्ल्यू के जरिए भी करता था, मगर उन डब्ल्यू को ज्यादा ड्रिल डाउन नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं ड्रिल डाउन आई मीन, मैं अपने जो वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर को ड्रिल डाउन करता था, उसमें मैक्सिमम 3 डेज की का कोई भी टास्क जो है 3 डेज से ज्यादा का नहीं होता था। तो उसमें यह तो होता था, मेरे पास बहुत सारे स्मॉल टास्क आ जाते थे जिसमें जाहिर बात एक्यूरेसी का इम्कान बढ़ जाता है। तो मैं 20% इन्फ्लेट करता था अपने एस्टिमेट को। ऑन द अदर हैंड जो मेरा पीयर था वो 5 डेज, 10 डेज, 7 डेज के ऊपर अपनी टास्क को सब डिवाइड करता था, और ही यूज टू इन्फ्लेट दैट एस्टिमेट बाय 50%। तो और दोनों का एक्सपीरियंस अपने अपने हिसाब से सही था, क्योंकि जो जो मेरा एस्टिमेट था वो 1/120%, सॉरी बाय 20% इन्फ्लेशन, वो बेहतर होता था, और वो 50% जो इन्फ्लेट करता था वो उसके लिए बेहतर था। और जनरली जो हमारा कंक्लूजन होता था वो अराउंड इक्वल ही होता था। इट वाज नेवर द सेम ऑफ कोर्स, बट इट वाज अराउंड, इट वाज क्वाइट नियर टू ईच अदर। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो कि ओवर प्रैक्टिस आपको उसका अंदाजा होगा कि कहाँ आप जो है कहाँ आपने मिस्टेक्स किए हैं, और किस तरीके से आपको रिकैलिब्रेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 2-3 प्रोजेक्ट्स में किया, आपने कहा नहीं यार, मैंने एवरी टाइम आई एस्टिमेटेड, हुआ ये कि वो स्लिप हो गया मेरे एस्टिमेट्स बाय 20% या 25% या 30%। तो नेक्स्ट टाइम मैं एस्टिमेट करूंगा तो मैं इसको जो भी मेरा एस्टिमेट होगा, क्योंकि मेरा प्रोसीजर में फ्लॉ नहीं है, मैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी पूरा बना रहा हूँ, बट स्टिल समहाउ मेरा कहीं ना कहीं मेरी जो मेरी प्रैक्टिस है उसके अंदर कोई ऐसी चीज है दैट आई कैन नॉट आइडेंटिफाई, बट आई कैन फिक्स इट बाय इन्फ्लेटिंग इट बाय सम परसेंटेज। अच्छा, ये सब चीजें अभी आगे चल के भी हम उसको इन पीसेस आपके लिए डिस्कस करेंगे, और फिर हम डॉट्स को कनेक्ट भी करेंगे। गुड क्वेश्चन, इसको हम आगे भी चल के इसको मजीद जो है आप डिटेल में इसको जवाब दूंगा मैं इसका। ओके, जी हाँ, शौकत साहब ने पूछा है कि एक्सपर्ट्स ओपिनियन मैटर करता है। जी हाँ, बिल्कुल करता है। इवन एक्सपर्ट का ओपिनियन, अगर हम मॉडल्स के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, जो कि फंक्शनल पॉइंट्स हैं, यूज केस पॉइंट्स हैं, उसके अंदर भी एक्सपर्ट का ओपिनियन मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, एक्सपर्ट इस चीज़ को फोर्स ही कर सकता है कि अगर किसी रिक्वायरमेंट के अंदर इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम्स किस हद तक आ सकते हैं, या उसके मजीद कॉम्प्लेक्सिटी पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, या आप कह लें कि उसके अंदर एरर की टाइप्स कितने हो सकते हैं। तो इस तरीके कार या इस नॉलेज की बुनियाद पर वो अगर किसी फार्मूला बेस या फंक्शनल पॉइंट या इस किस्म की उसको भी मॉडल को फॉलो करेगा, तो भी वही अच्छा कर सकेगा जिस जो कि एक्सपर्ट है, क्योंकि उसके पास ये हिस्टोरिकल आप कह लें कि इन्फॉर्मेशन है प्लस एक्सपीरियंस है। तो ऑफ कोर्स ये कोई कितना ही अच्छा स्मार्ट बंदा होगा, अगर आप उससे किसी चीज़ का एस्टिमेट लेंगे, अगर वो इंडस्ट्री में नया है, तो वो कभी भी, डिस्पाइट कि वो उसके एकेडमिक्स ज़्यादा अच्छे हों, ये उसमें जो है आपके लिए एक्सपर्ट का ओपिनियन या बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, एक और सवाल है कि बिल्कुल ये एस्टिमेट जो है वेरी करता है पीपल टू पीपल, बिल्कुल ये, और प्रोसेस टू प्रोसेस एज वेल। प्रोसेस टू प्रोसेस एज वेल, तो प्रोसेस टू प्रोसेस भी कहा जा सकता है कि आप किसी एक कंपनी में एस्टिमेशन का प्रोसेस क्या है, किसी दूसरी कंपनी में एस्टिमेशन का प्रोसेस क्या है, और आपको कितना टाइम मिला एस्टिमेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने जो मिसाल दी कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रिल डाउन करता था अपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को, तो जाहिर बात उसमें टाइम ज़्यादा लगता था। तो अगर कोई मुझसे कहता है यार मुझे इसका एस्टिमेट दे दो, तो मैं बाज़ औक़ात आधा दिन या एक दिन का भी टाइम लेता था उसको एस्टिमेट करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, ऑन एट द सेम टाइम जो मेरा पियर था, हु वाज रियली गुड एज वेल, तो वो जो है ही यूज्ड टू प्रोवाइड एस्टिमेट्स विद इन 2 और 3 आवर्स। तो बट उसका इतना ड्रिल डाउन नहीं होता था, बट ये कि उसका भी नियर टू माई माई एस्टिमेट होता। तो जाहिर बात है उसकी जो अप्रोच थी वो आप कह लें कि वो थी भी WBS बेस्ड, बट उसकी ग्रेनुलरिटी डिफरेंट थी। तो वाकई के मगर ये कुछ टिप्स हैं, अगर जितना आप ग्रेनुलर बनाएंगे उतना आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्योंकि एस्टिमेशन में एक चीज़ कही जाती है कि अगर आप किसी भी टास्क को सब डिवाइड कर देंगे कि जो फर्दर डिवाइड ना हो सके, तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी। और उसके पीछे जो फिनोमेना है या जो आप कह लें जो थ्योरी है वो ये है कि जब आप एस्टिमेट करते हैं तो आपकी जो एस्टिमेशन होती है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अंडर एस्टिमेशन एंड ओवर एस्टिमेशन। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 10 देयर आर 10 टास्क,
जिसको आपने एस्टिमेट किया है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के जरिए। 10 टास्क हैं, आपने उसको एस्टिमेट किया है, सबका एस्टिमेट आपने दिया है, किसी को 3 दिया है, किसी को 2, किसी को 1, किसी को आपने 10 दे दिया है, किसी को आपने 17 दे दिया। तो आप इसमें देखिए फ्लॉ ये है कि अगर 17 दिन का जो आपने अगर कोई टास्क रखा है, अगर वो ओवर एस्टिमेट है तो आपका ओवरऑल जो है आपका एस्टिमेट जो है काफी ज्यादा ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। और अगर आपने 17 दिन वाले टास्क को अंडर एस्टिमेट रखा है काफी, तो आपका मिसाल के तौर पर 35 दिन का था, आपने 17 दिन का रख दिया, तो आपका अंडर एस्टिमेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ टिप्स होते हैं कि अगर आप एस्टिमेशन कर रहे हैं तो आप अपनी जो ग्रैनुलर लेवल है अपने टास्क का वो छोटा रखें। मिसाल के तौर पर रिकमेंडेड ये है कि आप कोई भी टास्क 3 दिन से ज्यादा टाइम का ना रखें। अगर कोई टास्क अगर 3 दिन से ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसको आप सब डिवाइड कर लें 2 या 3 टास्क में, ताकि इट्स बिटवीन 0.25 मैन डेज टू 3 मैन डेज। तो 0.25 मैन डेज का मतलब ये कि तकरीबन 2 घंटे का काम, यानी अगर एक काम है वो 2 घंटे से 3 दिन तक के काम में आप डिवाइड करें। इससे इसके दरमियान में अगर आप करेंगे और 10 टास्क को आपने एस्टिमेट किया है तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अंडर एस्टिमेशन एंड ओवर एस्टिमेशन। तो होगा ये कि आपके 4 टास्क जो है अंडर एस्टिमेट हुए होंगे, 4 टास्क ओवर एस्टिमेट हुए होंगे और 2 टास्क आप कह सकते हैं नियर टू एक्चुअल हुए होंगे। तो ओवरऑल जो इसका एवरेज होगा इट विल बी अ एस्टिमेट दैट विल बी नियर टू एक्चुअल नियर टू द एक्चुअल एफर्ट। सो इसमें फिर बहुत ज्यादा काउंट ये करता है कि आप उसको कैसे ग्रेनुलरिटी डिफाइन करते हैं, उसको कितना सब डिवाइड करते हैं, और फिर उसको जो है आप कैसे एग्रीगेट करते हैं, तो उसमें आप इन्फ्लेट करते हैं नहीं करते। तो ये भी मैटर करता है कि एक्सपर्ट जो है उसको कितना सीरियस ले रहा है या किस पॉइंट इन टाइम पे वो प्रोजेक्ट आया है। बाद औक़ात अगर आपने खाली बिल्डिंग करनी है तो आप इतनी डिटेल में एक दिन की कॉस्ट नहीं लगाएंगे अपने प्रोजेक्ट मैनेजर की, कि हो सकता है हंड्रेड या थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लग जाएं कंपनी के खाली एस्टिमेट करने में। तो वाकई एक्सपर्ट के एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली जब आपका प्रोजेक्ट का स्कोप बड़ा हो। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर तो हाँ, आप जाहिर बात है कि अगर एक छोटा सा टास्क होगा तो वो एक आप लेस एक्सपीरियंस डेवलपर भी कर लेगा, या हो सकता है वो बंदा भी कर ले जो कि जूनियर हो मगर उसने रिलेवेंट एरिया में काम किया हो बनिस्बत उस एक्सपर्ट के जिसने उस रिलेवेंट एरिया में काम ना किया हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी एक्सपर्ट से ये पूछे सही, अगर कोई एक्सपर्ट ये पूछे कि यार कि इस एंड्रॉयड की एप्लीकेशन की पे या मोबाइल की एप्लीकेशन पे कितना टाइम लगेगा, तो एक एस्टिमेट अगर एक एक्सपर्ट देगा जिसका एक्सपीरियंस नहीं है उस एप्लीकेशन पे, तो वो शायद इतना एक्यूरेट ना हो, बेशक उसने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिफाइन किया हो, बनिस्बत उसके एक डेवलपर के जो जिसने एंड्रॉयड की या मोबाइल की एप्लीकेशन पे काम किया हुआ है, तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ज्यादा अच्छा दे सकता है। तो ये भी डिपेंड करता है एस्टिमेट की एक्यूरेसी में। ओके, सो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है इस पे एक जो है एक एक्सपर्ट से किसी ने पूछा कि एस्टिमेट कैसे करना चाहिए, तो उसने कहा था बाय 3 वेज, 3 तरीके से एस्टिमेशन करनी चाहिए। तो उन्होंने पूछा अच्छा भाई क्या या 3 स्टेप्स होने चाहिए, तो उसने कहा भाई पहला स्टेप क्या है, उसने कहा WBS, सेकंड स्टेप उसने कहा WBS, थर्ड स्टेप उसने कहा WBS। तो इट्स WBS WBS WBS। तो अगर आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर अच्छा डिफाइन कर सकते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, तो आप आपको फिर लेटर ऑन यू कैन रिकैलिब्रेट योरसेल्फ कि हाँ भाई मैं जो एस्टिमेट देता हूँ उसके अंदर क्या चीज मिसिंग हो सकती है इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ के क्वालिटी या क्वांटिटी, दोनों चीजें। क्वालिटी और क्वांटिटी की जो मैं बात करूंगा वो मैं क्वांटिटी से मुराद ये क्वांटिटी ऑफ वर्क, और क्वालिटी से मुराद ये कि टू हैंडल द साइकोलॉजिकल बायसेस जो होते हैं एट द टाइम ऑफ एस्टिमेशन, और वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। सो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट का एक डिलीवरेबल है। मिसाल के तौर पे आप किसी प्रोजेक्ट का एक डिलीवरेबल डिफाइन कर सकते हैं, जिसे आप SDLC की बेसिस पे कर सकते हैं, लाइक एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग। सो ये 4 आपके मेजर आप कह लें मॉड्यूल्स तो नहीं कह सकते, आप कह लें कि फेजेस हो सकते हैं प्रोजेक्ट के। आप एनालिसिस में आप डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरव्यू विद द कस्टमर्स, एनालिसिस ऑफ द रिपोर्ट्स, या आप कह लें कि फीडबैक फॉर्म जो कस्टमर को दिया है उसको कंप्लीट करवाना, या प्रिपेयरिंग द फीडबैक फॉर्म। इस किस्म की चीजों को आप बना सकते हैं जो कि आप अपने एनालिसिस फेज के अंदर उन टास्क को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली डिजाइन के फेज के अंदर आप ऐड कर सकते हैं कि आपने ERD डायग्राम
डिज़ाइन करनी है। अच्छा, उससे बेहतर ये है कि हाँ भाई आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन मॉडल आप डिफाइन कर लें अपना, तो उसके लिए भी टास्क बना सकते हैं। इसी तरह आप जब डेवलपमेंट में आएंगे, आप कहेंगे अच्छा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, उसके अंदर आप कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का मॉड्यूल है या यूज़र का मॉड्यूल है, यूज़र के अंदर प्रोफाइल है, और यूज़र के अंदर जो है आप कह लें कि अगर बैंक का एप्लीकेशन है, बैंक की एप्लीकेशन है तो आप ट्रांजेक्शन का बना सकते हैं। इस किस्म की आप जो है टास्क को सब डिवाइड करते जाएंगे और आपका जो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की जो हायरार्की है वो इम्प्रूव करती जाएगी। अच्छा, ये जो what you see on the screen are some of the definitions that defines the WBS. I hope कि आपको उसका मकसद तो है वो तो समझ में आ गया होगा कि हम क्या चाहते हैं उसके जरिए से। अच्छा, इसमें जो आखिरी पॉइंट है कि WBS provides a necessary framework for detailed cost estimation and control along with providing guidance for schedule development and control. सो बेसिकली जितनी आपकी इमारत तालीमीर होती है एस्टिमेशन की, मेरे नज़दीक वो ऑन द बेसिस ऑफ WBS होती है। उसकी वजह ये है क्योंकि उसके अंदर आपके पास विजिबिलिटी भी आ जाती है। अदरवाइज आपके क्योंकि आपको ये भी नजर आता है क्योंकि आपका वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर इट कैन ऑल्सो डेवलप इनटू अ प्रोजेक्ट प्लान। जैसे अगर आपने अगर किसी को अगर चांस मिला हो या हो सकता है आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप देखेंगे फर्दर कि आप उसके अंदर एक गैंट चार्ट या माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर बनाते हैं, तो WBS का जो स्ट्रक्चर होता है इट्स सो रोबस्ट कि आप इनको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट प्लान के अंदर, और सिमिलरली उसके हिसाब से आप कॉस्टिंग भी कर सकते हैं कि कितनी एफर्ट पे या किस स्टेज के ऊपर आप कितनी कॉस्ट कस्टमर को चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल एनालिसिस के ऊपर आपकी एक महीना लग गया तो आप एक महीने की कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं। हमें हम आपको ये कॉस्टिंग होगी या कॉस्ट का जो प्लान होगा या स्केड्यूल ऑफ पेमेंट होगी वो इस हिसाब से होगी। सो इट विल हेल्प यू मिटिगेट योर रिस्क्स। अच्छा, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जब भी आप WBS के जरिए एस्टिमेशन करें तो आप कोई ना कोई टूल इस्तेमाल करें। यूजुअली एक्सेल जो है वो बहुत आसान टूल है जो कि स्टार्ट करने के लिए आप उसको कर सकते हैं। आप उसके अंदर टास्क ऐड करें, सब टास्क ऐड करें, और उसके अंदर जो है आपके लिए जो टास्क का जो एस्टिमेट है उसको सम करके आप आराम से जो है उसको अपनी एस्टिमेशन को कर सकते हैं, और उस एस्टिमेशन को लेटर ऑन ट्रैक भी कर सकते हैं ऑन द सेम टूल, आई मीन ऑन द एक्सेल। अदरवाइज अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट या अदर भी other tools are there, you can use them as well. It's better to use tools, almost always better to use tools अगर आपके पास प्रोजेक्ट बड़ा है तो। और उन टूल्स को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेटर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में बाय ट्रैकिंग द टास्क। फॉर एग्जांपल अगर आपने एस्टिमेट किया था एक टास्क है वो 2 दिन लेगा मगर उसने 2.5 दिन लिया, और हो सकता है आपने एस्टिमेट किया था एक टास्क 3 दिन लेगा वो 2 दिन में हुआ, तो आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे एट द टाइम ऑफ एस्टिमेशन फॉर अदर प्रोजेक्ट या अदर फीचर ऑफ द सेम सॉफ्टवेयर। और अच्छा, ये चीज हमारी डिस्कस हो गई कि ग्रैनुलरिटी ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट फेस किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप बिडिंग कर रहे हैं, यानी कि अगर आप प्रोजेक्ट विन करने की कोशिश कर रहे हैं कस्टमर्स को, अगर आप अपना प्रोजेक्ट का एस्टिमेट दे रहे हैं तो उस वक्त आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे होंगे अपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं है और मोर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, यानी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या नॉइजी इनपुट, ये सब चीज़ें एट दैट पॉइंट इन टाइम बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप क्या करते हैं कि उस वक्त रिस्क्स को या उन अननोन्स को किसी हद तक या आइडेंटिफाई करके उसको जो है इन्फ्लेट कर रहे होते हैं किसी ना किसी बेसिस पे कि हाँ भाई ये 50% विजिबिलिटी नहीं है तो लेट्स इंक्रीज अवर एस्टिमेट बाय 50%। इस किस्म की आप कह लें कि एनालॉजीज से आप अपने एस्टिमेट को डिड्यूस करते हैं और फिर कस्टमर्स को कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, आइडियली मैंने आपसे बताया था कि 2 आवर्स या 3 डेज के दरमियान जो है आप अपने एस्टिमेट को रखें तो आपको एक अच्छा एस्टिमेट मिल सकता है। और ये मेरी बात हमारी डिस्कस हो चुकी है कि डिलीवरेबल्स को हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेजेस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक एनालिसिस डिजाइन डेवलपमेंट में। अच्छा, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि जो अननोन्स होते हैं वो आपको ज़रा दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एस्टिमेट किया कि हाँ भाई हम ये फीचर प्रोवाइड करेंगे यूज़र को, तो जब आप उसको अपने टूल के अंदर या एक्सेल के अंदर आप उसको जॉट डाउन करते हैं हाँ भाई कि ये फीचर हमें अपने यूज़र को देना है, तो एट द सेम टाइम
हमको ये भी पता चल जाता है कि अगर हमको यूजर को ये फीचर देना है तो हमको एडमिन के अंदर भी इसके लिए कोई ना कोई मॉड्यूल बनाना पड़ेगा ताकि एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको मैनेज कर सके। तो आपको विजिबिलिटी मिल जाती है और जो कि क्लाइंट ने कम्युनिकेट नहीं की होती आपसे। सो अच्छा, ये बेहद ध्यान में रखिएगा कि कस्टमर कभी भी सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता, ये एक प्रॉब्लम है। और ये जिम्मेदारी जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फर्म की होती है, या जो भी एनालिस्ट होता है उसकी जिम्मेदारी होती है वो कस्टमर को प्रोब करे, उसको उसको एक सेम पेज पे लाए कि उसको क्या चाहिए और आप क्या दे रहे होंगे। तभी जब आप प्रोजेक्ट को आप बिड कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जिसमें आप कहते हैं स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, कि इस प्रोजेक्ट के स्कोप के अंदर हम क्या क्या डिलीवर करेंगे। एट द सेम टाइम आप कहते हैं आउट ऑफ स्कोप, कि हम क्या डिलीवर नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें इन बिटवीन देम भी होती हैं। फिर आप ये भी कहते हैं क्या हमारी अजम्पशंस हैं कि क्या काम कस्टमर कर रहा होगा, क्या हम कर रहे होंगे, क्या हम चाहेंगे कि क्या हम समझते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए। तो ये सब चीजें कम्युनिकेट करके आप उन रिस्क को या उन आप कह लेंगे होल्स को जो कि आपके एस्टिमेट में हो सकते हैं उसको रिड्यूस करते करते हैं। तो WBS के जरिए आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उन चीजों को डिस्कवर करें जो कि आपको कस्टमर ने नहीं बताई, या आप खुद भी जो है इनिशियली नहीं समझ रहे थे कि होंगी। अच्छा, ओके, अब आते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर जो एस्टिमेशन है वो चैलेंज क्यों है। अब अगर आपने मैंने एक चीज जो है अपनी पूरे कैरियर में ये देखी है कि कभी भी एस्टिमेट जो है एक्चुअल के एक्चुअल को मीट नहीं कर रहे होते, बल्कि इनफैक्ट एक्चुअल जो है एस्टिमेट को मीट नहीं कर रहे होते, और दैट्स प्रीटी नॉर्मल। और बाय सम राइटर्स, अगर आपका सॉफ्टवेयर का एस्टिमेट इज विद इन आपका जो एक्चुअल है विद इन +- 10% ऑफ योर एस्टिमेट है, तो इट्स अ गुड एस्टिमेट। यानी अगर आपने एस्टिमेट किया था 100 दिन और अगर आपका काम हो गया 90 दिन में या 110 दिन में, तो इट मीन्स कि आपका एस्टिमेट अच्छा था। तो इतना ज़्यादा आपके लिए वेरिएशन है सॉफ्टवेयर की एस्टिमेशन में। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में एस्टिमेशन जो होती है, लाइक हार्डवेयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं कि हाँ भाई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना है, हार्ड डिस्क मेंटेन करनी है, सैंड ड्राइव या आप कह लें कि नेटवर्क्स को मैनेज कर रहा है, तो उनकी आप कह लें कि एस्टिमेट जो है फिर भी बेहतर होते हैं, आसान होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो सॉफ्टवेयर होता है उसके एस्टिमेट मुश्किल होते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर इज नॉट अ टेंजिबल एंटिटी। यू कैन नॉट टच इट, इट्स नॉट लाइक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, या आपने कोई सोफा बनाना है, या आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, तो ये टेंजिबल नहीं है एंटिटी सॉफ्टवेयर। सिमिलरली सॉफ्टवेयर के जो प्रोजेक्ट्स हैं दे आर ऑलवेज यूनिक। वैसे तो प्रोजेक्ट बाय डेफिनेशन प्रोजेक्ट जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट की बात करें, कि जो दो घर हैं अगर वो सेम डिज़ाइन पे भी हैं तो भी वो यूनिक प्रोजेक्ट इसलिए होते हैं कि उनके लिए अप्रूवल्स डिफरेंट होती हैं, या हो सकता है कि वो डिफरेंट टाइम पॉइंट इन टाइम पे बन रहे हो, बट दे आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर। ऑन द अदर हैंड सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ नहीं है। अगर दो प्रोजेक्ट सिमिलर भी होते हैं तो आप कह लेंगे उनकी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप एक घर बना रहे हैं, कि अगर आप उसको लकड़ी के बेसिस पे लकड़ी का घर बना रहे हैं और सेम घर आप जो है RCC या कंक्रीट का बना रहे हैं, बेशक उनका लेआउट सेम हो, तो स्टिल दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। उनका टाइम डिफरेंट होगा, उनके रिस्क डिफरेंट हो गए। अगर एक लकड़ी के घर में और एक RCC के घर में जो है उसके अंदर कॉस्ट डिफरेंट पड़ेगी, कितने पॉइंट इन टाइम में बनेगा वो डिफरेंट होगा, हर चीज उसकी डिफरेंट हो जाएगी। तो सिमिलरली सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ सेम सॉफ्टवेयर भी होंगे, तो उनमें जो फर्क आता जाएगा वो इस तरीके से भी आ जाएगा कि उसके अंदर टेक्नोलॉजीज कौन सी इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए सॉफ्टवेयर का एस्टिमेशन जो है, सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन का जो चैलेंज है वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जो फोर्सिंग फ्यूचर उसमें तो रहेगा कम से कम। अच्छा, फिर देयर आर सम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि दैट आर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस, जो कि अभी हमारी डिस्कस भी हुई थी। कि हम यूजुअली जो है ऑप्टिमिस्टिक होते हैं या ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो इसी तरह अगर कोई एक्सपर्ट ओवर ऑप्टिमिस्टिक होगा या एस्टिमेट करने वाला ओवर ऑप्टिमिस्टिक होगा, तो वो ज़ाहिर बात है वो अंडर एस्टिमेशन कर रहा होगा। ये ज़रूर है कि जो मैंने बात की कि एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज के साथ साथ वो चीज़ वो रिड्यूस कर सकता है कि हाँ भाई मैंने पिछले 2 या 3 जो प्रोजेक्ट्स के अंदर मैंने
अंडर एस्टिमेशन की थी, मैं ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गया था, तो वो अपने आप को रिकैलिब्रेट करके इंप्रूव कर लेगा। सेम इज द केस विथ फॉर्मल मॉडल्स के, जिसके अंदर स्टिल जो एक्सपर्ट की जजमेंट काउंट कर रही होती है, उसके अंदर भी वो ऑप्टिमिस्टिक अगर हो जाएगा एक्सपर्ट, तो हमारे पास रिजल्ट सही नहीं आएंगे। सिमिलरली विशफुल थिंकिंग जो है होती है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं हाँ यार ये थिंग्स विल गो द वे वी वांट या द वे वी प्लान। सिमिलरली एंकरिंग मींस के वी थिंक कि हाँ मैंने पिछली कंपनी में इस किस्म का प्रोजेक्ट किया था, तो सेम इज द केस हेयर, इसमें भी इतना ही टाइम लगेगा इस कंपनी के अंदर। हालांकि हो सकता है वो प्रोजेक्ट मैंने किया हो किसी ऑस्ट्रेलियन कस्टमर के लिए, और अब मैं कर रहा हूँ वही प्रोजेक्ट किसी मिडिल ईस्ट के कस्टमर के लिए, तो दोनों के डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, और हो सकता है टेक्नोलॉजी डिफरेंट हो, तो इस तरह एंकरिंग जो है वो भी प्रॉब्लम्स करती है एस्टिमेशन में। और बाद औक़ात हम समझते हैं कि हमने प्लानिंग बहुत अच्छी की है, एस्टिमेशन के साथ साथ तो हमारे एस्टिमेट अच्छे होंगे, तो विच इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। इसी तरह कॉग्निटिव डिसोनेंस, मिसाल के तौर पर हमारे पास कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स होती है, हम समझते हैं कि हाँ यार ये काम आसान है, मगर हम ये सोचते हैं यार कि मेरे पास जो डेवलपर है वो कोई इतना एक्सपर्ट नहीं है, या हो सकता है ये काम कॉम्प्लेक्स निकल आए। तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स की वजह से भी हमारी आपके लिए अंडर एस्टिमेशन या ओवर एस्टिमेशन हो सकती है। अच्छा, ये फिर ये इंडिविजुअल नेचर भी है हमारी के, हम कमिट नहीं करना चाहते कंप्लीशन डेट्स को, और अगर हमारे पास अगर डेट्स मिस हो जाती हैं तो हम समझते हैं कि यार हम वी हैव अंडर अचीव्ड या वी हैव फेल्ड टू अचीव समथिंग। तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर्स भी होते हैं जिसकी वजह से हम जो है एस्टिमेशन के अंदर गड़बड़ कर रहे होते हैं। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है एस्टिमेशन के साथ, अगर इन तीन पॉइंट्स में डिफाइन किया जा सके। इट्स easy to estimate what we know, it's of course easy to estimate. It's hard to estimate what we do not know, means हमें एक प्रोजेक्ट में पता है कि ये चीज होगी या आएगी, मगर किस हद तक आएगी और किस तरीके से आएगी ये हमें नहीं मालूम। सही है। इसी तरह जो सबसे मुश्किल चीज होता है चीज होती है वो होती है कि वी डू नॉट नो, वी हैव टू एस्टिमेट, इट्स हार्ड टू एस्टिमेट थिंग्स दैट यू डोंट नो, यानी हमें पता भी नहीं होता जो क्या हम आगे क्या फेस करने वाले हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे एस्टिमेट्स जो है आप कह लेंगे और भी ज्यादा आप कह लेंगे मिसलीडिंग होते हैं। और इसको आपने अगर देखा हो कि हमारे पास कौन ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एस्टिमेशन की बुक्स में आपको बकसत मिलेगी, और ये प्रैक्टिकली बिल्कुल ट्रू है कि हमारे पास इनिशियल फेज के अंदर जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स इतनी एक्यूरेट नहीं होती, नॉइजी होती हैं या इनकम्प्लीट होती हैं, तो हमारे अंडर एस्टिमेशन या ओवर एस्टिमेशन जो होती है वो बाय फैक्टर ऑफ 4 होती है। और सिमिलरली जब हमारे पास इंफॉर्मेशन अच्छी होती जाती है या प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज इंप्रूव होती जाती है, इनपुट्स बेहतर होते जाते हैं, तो हमारे पास एक्यूरेसी जो है बढ़ती जाती है हमारे एस्टिमेट्स की, और सॉफ्टवेयर कंप्लीशन टाइम पे वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं सॉफ्टवेयर को कंप्लीट होने से एक दिन पहले पूछूंगा अपने टीम से कि हम जो है ये सॉफ्टवेयर कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो वो बिल्कुल एक्यूरेटली बता लेंगे हाँ भाई हम कल कंप्लीट इसको कर लेंगे 100%। तो जाहिर बात है कि जितना आप आखिर में और देर से और तमाम इन्फॉर्मेशन को जाएंगे उतना एक्यूरेट होंगे, और जितना पहले जाएंगे और एस्टिमेट करने और जितनी कम इन्फॉर्मेशन के साथ जाएंगे तो उतना ही मुश्किल होगा और इनएक्यूरेट होगा। तो यहीं पे आप कह लें कि यहाँ पे जो ये जो गैप है बाय फैक्टर ऑफ 4x, इसको जो कवर करता है किसी हद तक, नॉट ऑलवेज, वो एक्सपर्ट की जजमेंट, ओपिनियन और कस्टमर के बारे में नॉलेज और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज या सिमिलर प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज। तो यहाँ पर इन फेजेस के अंदर जो है आप कह लें इनिशियल कॉन्सेप्ट के फेज के अंदर जो है एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है, उसकी जजमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो उसको कैसे जज करता है। अच्छा, ये कोन ऑफ अनसर्टेनिटी को प्रोजेक्ट फेजेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ये मुझे एक लिंक से एक बहुत अच्छा लिंक मिला था, मैंने उसका रेफरेंस भी डाल दिया है। इसमें आप ये देखिएगा कि एट दिस पॉइंट इन टाइम जो हमारे पास पिंक आपको नजर आ रहे हैं सर्कल्स, इसमें जो है एनोलॉजी बेस्ड एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट और ही ये वो आपके पास ऑप्शंस है जो कि इधर आपको एस्टिमेट करके दे सकते हैं। और
गोइंग फॉरवर्ड आपको एक्सपीरियंस डेवलपर भी करके दे देगा, और हो सकता है कि आपको प्रीवियस या हिस्टोरिकल डाटा से भी आपको इनपुट मिल जाए। तो ये एक अच्छी हमारे पास एक जो है आप कह लेंगे हमारे पास नॉट फ्रेमवर्क बट ये एक गाइडलाइन है जरूर, कि हमें जितनी अनसर्टिनिटी मूड के अंदर हमारे पास एक्सपर्ट का ओपिनियन ज्यादा मुनासिब हो सकता है, ऑल्दो एक्यूरेट नहीं होगा। अच्छा, फ्रॉम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव हमारे पास दीज डेज वी आर इनटू एजाइल डेवलपमेंट, तो और उसमें भी सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो हम स्क्रम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और स्क्रम के अंदर भी जो प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा जो चीज इस्तेमाल हो रही होती है, यूजुअली हमारे पास जो स्प्रिंट्स होती हैं वो शॉर्ट स्प्रिंट्स होती हैं, तो उसमें उसके अंदर हमारे पास वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बनाना आसान भी होता है, और उसको ड्रिल डाउन करना भी आसान होता है, और जल्दी से हम उसको वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर के बेसिस पर एस्टिमेट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो मेरा मुशाहिदा ये है कि दो तीन अप्रोचेस को इस्तेमाल करते हुए अगर हम इसको एजाइल हम अपनी स्प्रिंट को अगर एस्टिमेट करेंगे तो उसमें हमारे पास बेटर रिजल्ट आ जाते हैं, कि हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के जरिए कर लें या ऐसे सीनियर डेवलपर के जरिए कर लें जिसको एजाइल का एक्सपीरियंस हो, बेशक वो हमारी स्प्रिंट का पार्ट ना हो, या हम उस डेवलपर से एस्टिमेट करवा लें जो कि उस फीचर को डेवलप कर रहा हो, या हम ग्रुप के जरिए एस्टिमेट करवा लें, लाइक क्यूए की टीम है या एनालिसिस की टीम है उस, और डेवलपर की और सीनियर डेवलपर्स की टीम है, उनके जो है जजमेंट के बेसिस पे एस्टिमेशन ले लें, या हम जो है पिछली स्प्रिंट्स के बेसिस पर एस्टिमेट ले लें। अच्छा, इसमें ये बात जहन में रखिए कि वन ऑफ द रीजंस आई थिंक जो कि एजाइल डेवलपमेंट की जो सक्सेस में से है, कि अगर हमारे पास किसी एक स्प्रिंट में हमारा एस्टिमेट अगर ख़राब भी होता है तो हम उसको रिकैलिब्रेट कर लेते हैं इन नेक्स्ट स्प्रिंट्स। सो उससे हमें आसानी हो जाती है कि अगर हमारे पास फेलियर जो होता है वो स्मॉल होता है, जिसको आप कह सकते हैं फेल फास्ट, हम क्विकली विद इन एक स्प्रिंट अगर हमारे पास फेलियर आ गया, फेलियर इन टर्म्स ऑफ एस्टिमेट और अचीविंग दोज एस्टिमेट्स, तो हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट स्प्रिंट्स, और इसको फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट स्प्रिंट्स। सो दिस इज द रीजन, वन ऑफ द रीजन, नॉट द ओनली रीजन बट वन ऑफ द रीजंस, कि हमारे पास एजाइल की जो डेवलपमेंट की मेथोडोलॉजी है, इट्स बिकमिंग सक्सेसफुल एंड बीइंग एक्सेप्टेड डेज बाय डे बाय ऑलमोस्ट एवरीवन इज नाउ कन्विंस्ड फॉर एजाइल डेवलपमेंट। पहले इसको अडॉप्ट करना मुश्किल हो रहा था, मगर अब ये कि लोग इसका इस पर्सपेक्टिव में भी इसको अडॉप्ट कर लेते हैं कि इसको एस्टिमेट करना आसान है, प्लान करना आसान है, और एग्जीक्यूट करना भी आसान है, और उसके फीडबैक के बेसिस पर फर्दर प्लानिंग करना आसान है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि हमारे पास थोड़ी सी हमें एस्टिमेशन में आसानी हुई है, यहाँ आपको ब्रीदर मिला है एजाइल के अंदर। मगर ये एजाइल की जो एस्टिमेशन है ये उस पॉइंट इन टाइम में हो सकती है जब आपके पास टास्क्स या आपके पास जो स्टोरीज हैं वो वेल डिफाइंड हो, बट अगेन अगर आपके पास प्रोजेक्ट अभी आपने विन नहीं किया है, अभी आप एजाइल की मेथोडोलॉजी तक पहुंचे नहीं है, अभी आपने प्रोजेक्ट विन नहीं करना है, तो आपके पास वही ऑप्शन आ जाता है कि आप या तो एक्सपर्ट ओपिनियन के बेसिस पर कर रहे हो जजमेंट, या इन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। सो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज समथिंग that is useful at every stage, almost every stage, and with different granularity levels. So even with agile, you have to have WBS. अच्छा, अभी तक हम जितनी बात कर रहे थे वो हम एफर्ट एस्टिमेशन की बात कर रहे थे। अच्छा, हमने कॉस्टिंग पर अभी तक बात नहीं की थी। सो टू लेट यू नो, हमारे पास कॉस्टिंग में जो तरीक़ाकार है, हम उसको कॉस्टिंग को डिफाइन करते हैं मैन डेज में। सो व्हाट इज मैन डेज? मैन डेज आर द डेज ऑन विच रिसोर्सेज कैन बी मैंड, यानी कि आप अगर हफ्ते में अगर 7 दिन है तो देयर आर ओनली 5 डेज वर्किंग डेज जो कि कोई भी रिसोर्स काम करेगी। तो वी हैव 5 वर्किंग मैन डेज इन अ वीक एंड अप्रोक्सीमेटली 22 मैन डेज इन अ मंथ। सो वी हैव अगर कोई कहता है कि जो हम कहते हैं मैन मंथ्स, तो इट मीन्स कि 22 मैन डेज, यूजुअली इट मीन्स 22 मैन डेज, एक्चुअली 22 मैन डेज नहीं होता, वो 19 या 20 मैन डेज होते हैं। रीजन बीइंग कि किसी भी कंपनी में 22 तो हमने इस तरह निकाल लिया कि हमारे पास सैटरडे संडेज होते हैं, और 4 वीक्स में के हिसाब से आप कह लें कि आउट ऑफ 30 या 31 डेज हमारे पास 22 डेज बचते हैं। बट कंसिडरिंग कि हमारे पास गेजेटेड हॉलीडेज होती हैं, प्लस हमारे पास जो रिसोर्सेज होती हैं वो सिक लीव्स या कैजुअल लीव्स या वेकेशंस पे जा रही होती हैं, तो फॉर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग
हम इस पर्टिकुलरली स्केजुलिंग हम उसको जो है 19 डेज या 20 डेज एज्यूम करते हैं कि 20 मैन डेज होंगे। अच्छा, फिर कॉस्टिंग के लिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम ये देखते हैं कि कौन सी रिसोर्स उस प्रोजेक्ट पे किस हद तक लगेगी और उस रिसोर्स की कॉस्ट क्या है। मिसाल के तौर पे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर 4 प्रोजेक्ट संभालता है, तो वो 4 प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं इन पैरेलल, तो वी विल बी कॉस्टिंग हिम एज पर 25% ऑफ हिज एफर्ट। तो अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो उसकी कॉस्ट पर लग रही कंपनी को, तो हम उसका खाली 25% अप्लाई करेंगे कॉस्ट निकालने के लिए। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि हमें जो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एनालिसिस जो है हमारे पास टोटल 1 महीने के हैं, डिजाइन जो है 2 महीने का है, तो एनालिसिस के टाइम पे जो बिजनेस एनालिस्ट है उसकी उसकी जो हम रेट होगा, मिसाल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि 30,000 पर मंथ के हिसाब से अगर हम लगाएंगे, तो एक बिजनेस एनालिस्ट लगेगा तो हम उसका कॉस्ट निकालेंगे 30,000 पर मंथ विद 1 एनालिस्ट। अगर 2 एनालिस्ट लगेंगे तो हम कहेंगे 60,000 पर मंथ बाय 2 एनालिस्ट। इसी तरह डेवलपर जो है, अगर 50,000 उसकी आप कह लें कि सैलरी है या कॉस्ट है या सीनियर डेवलपर है उसकी और ज्यादा है, तो इसी तरह जो रेट होगा वो बाय रिसोर्स लगेगा और उसके बेसिस पे हम उसको एग्रीगेट करेंगे और हम कॉस्ट निकालते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट की कॉस्ट निकालेंगे। अच्छा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो अलहदा से निकलती है, जिसमें नंबर ऑफ सर्वर्स या हार्डवेयर जो है वो इंक्लूड हो जाता है। सिमिलरली लाइसेंसिंग की कॉस्ट भी निकलती है, जो कि हम उस सूरत में निकाल रहे होते हैं जब हम बिडिंग कर रहे होते हैं। कि हम अगर किसी को प्रपोज कर रहे हैं भाई ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्वाड कोर पे चलेगा, तो लाइसेंसिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की दीज डेज दे आर इन इन अकॉर्डिंग टू पर कोर, सो वहां पर हमें उसकी कॉस्ट को इंक्लूड करना पड़ता है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को इंक्लूड करना पड़ता है। अच्छा, सिमिलरली अगर हम स्केजुअलिंग की बातें मैंने कर ली कि हम क्योंकि सैलरीज पर मंथ के बेसिस पे दे रहे हैं, तो हमें ये इसको भी इसीलिए प्लान करना पड़ता है कि हमारे पास 20 मैन डेज का या 21 मैन डेज या 19 मैन डेज का महीना है, ताकि क्योंकि जो हमारी कॉस्ट जा रही है कंपनी को वो बाय सैलरी जा रही है, तो उसी हिसाब से वो प्लान कर ले, स्केजुअल निकाल ले, क्योंकि स्केजुअल का इम्पैक्ट भी आ रहा होता है आपके आपके जो है कॉस्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज फेस्टिवल लाइक ईद, तो उससे आपकी स्केड्यूल पे भी फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि यू विल बी पेइंग फॉर द वेकेशंस, द कंपनी विल बी पेइंग फॉर द वेकेशंस फॉर द वेकेशंस ऑफ फेस्टिवल्स एज वेल, बट एट द सेम टाइम कंपनी को कॉस्ट इनकर हो रही होगी इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज। सो दिस शुड बी नोटेड एज वेल एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। अच्छा, कुछ इसमें आप कह लें कि मेरे एक्सपीरियंसेस हैं या एक्सपर्ट्स के कुछ जो टिप्स हैं जो कि बहुत हेल्पफुल हैं, जो अगर जहन में रहे एज अ गाइडलाइन, तो इट विल बी हेल्पफुल, और ग्रोइंग विद अ कैरियर इट विल हेल्प अलॉट, और आप खुद भी उसको जो है महसूस करेंगे कि हाँ भाई, अगर हम इस तरह लेके चलें चीज़ को तो हम इम्प्रूव करेंगे, और इन चीज़ों को अगर वक्तन फ़वक्तन रिव्यू करेंगे तो इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग। नंबर वन इसके, जब हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हों तो हम एस्टिमेट्स को एक्चुअल्स को इसके साथ कंपेयर करते रहें। लाइक अगर हमने एक एक्सेल शीट बनाई है जिसके अंदर मैंने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया है, तो उसमें हर टास्क के आगे मैंने एस्टिमेट लिखा होगा कि 3 डेज फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर जो एक्चुअल डेज है वो मैं लिखूंगा लाइक 2.5 डेज। इसी तरह 3 डेज की अदर एक और टास्क है मगर उसमें 3.5 डेज लगे, तो वो भी मैं लिखूं। तो उससे ये कि जो डिफरेंस आ रहा है उससे मेरी आपके लिए नॉलेज इंप्रूव होगी कि हाँ भाई, कि कोई रिसोर्स जो है ये कितना आपके लिए या तो ये रिसोर्स का इशू है जो कि जनरली हम एज्यूम नहीं करते, मगर ये कि ये हम जरूर एज्यूम करेंगे कि यहाँ मैंने अंडर एस्टिमेशन की है या ओवर एस्टिमेशन की है। मोर ओवर आपको पता लगेगा कि आपका जो एस्टिमेट है WBS का, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर एंड अंडर एस्टिमेशन। एंड रिमेंबर, व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। अगर आप अपने एस्टिमेट्स को इन द फॉर्म ऑफ WBS मेजर नहीं करेंगे या किसी मॉडल के थ्रू मेजर नहीं करेंगे, और सिमिलरली अपने एक्चुअल्स को मेजर नहीं करेंगे, तो आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये मेरे ख्याल हमारी चीज़ डिस्कस भी हुई है अभी पिछली मुख्तलिफ स्लाइड्स में। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस विल नॉट मेक यू परफेक्ट, बट इट विल डेफिनेटली मेक यू बेटर। देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट एस्टिमेट। You can make it better, you can make it more accurate, but you cannot make it perfect. Although estimating development effort is hard, but it's worth stating that assigning more resources doesn't always help.
बाज़ औक़ात ये समझा जाता है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आप रिसोर्सेज बढ़ा दें, तो उससे आपको अक्सर मदद नहीं मिल रही होती है, क्योंकि आपको या तो उससे कॉस्ट का पैरामीटर खराब हो रहा होता है, या आपका क्वालिटी का पैरामीटर। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे मैंने एक सीनियर डेवलपर को लगाया हुआ है, तो अगर मैं उसको हटा के दो जूनियर डेवलपर्स को लगा दूंगा तो हो सकता है मेरा रेट ऑफ वर्क बढ़ जाए। तो ऐसा नहीं होता। ये हो सकता है कि आपका टाइम और कॉस्ट मजीद बढ़ जाए। सो उसमें जो है बहुत दिस इज नॉट अ सिल्वर बुलेट कि आप रिसोर्सेज बढ़ा के अपने एस्टिमेट्स को या एक्चुअल्स को बेहतर कर सकें। सो दैट्स ऑल। अब क्वेश्चंस अगर हैं तो, जो यकीनन होने चाहिए, आई वुड अप्रिशिएट। ओके सो लेट्स 11:15 तक हमारे पास टाइम है, तकरीबन 10-12 मिनट है। मैं आस्क क्वेश्चंस प्लीज। ओके, यू मे राइट द क्वेश्चंस ऑन द चैट बॉक्स आल्सो। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, चैट बॉक्स पे क्वेश्चन लिख सकते हैं। ओके, आई एज्यूम के कोई क्वेश्चंस नहीं है, बट इफ देयर आर एनी, यू कैन फॉरवर्ड देम टू मी थ्रू डॉक्टर शौकत वसी।